नमः संस्कृताय। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं हिंदी समास का अगला भाग। पिछली वीडियोज में हमने समास के बारे में आपको बताया था, उसके भेदों के बारे में बताया था। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि समासों की चर्चा हमने पिछली वीडियोज में कर दी थी और उसमें हमने इनके बारे में डिटेल से बताया था। चलिए आज हम इनके बारे में आपको बताते हैं। आगे के जो दो भेद हैं, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास, उनके बारे में भी बताएंगे और साथ साथ में आपको ये भी बताते हैं कि बहुब्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, बहुब्रीहि कर्मधारय समास में अंतर। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान विशेष्य होता है तथा पहला पद उस विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। ये कर्मधारय की पहचान होती है कि उसमें दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि विशेष्य अर्थात संज्ञा और सर्वनाम। तो दूसरा पद जो होता है, दो पद समास में कहा गया कि दो पदों के अथवा तीन पदों के मेल से समास बनता है, तो दो पद होने आवश्यक है। तो दूसरा पद है वो विशेष्य होगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम होगा, और जो पहला पद होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। उदाहरण के स्वरूप में जैसे महावीर, तो हम देखेंगे वीर यहाँ पर जो है क्या है, विशेष्य है, एक संज्ञा है, और महा यहाँ पर जो है क्या है, उसका विशेषण है। ये ध्यान रखेंगे। तो महान है जो वीर, वो महावीर कहलाता है। यहाँ क्या होगा, वीर विशेष्य का विशेषण है महान, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलाकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और बहुब्रीहि में क्या होता है कि दोनों पद जब मिल जाते हैं तो किसी अन्य पद के क्या करते हैं, संकेत देते हैं। जैसे महान वीर है जो, महान वीर है जो, महावीर वो कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी को क्या कहते हैं, महावीर कहते हैं। तो इस तरीके से महावीर में दोनों ही समास हो सकते हैं। महान है जो वीर कर्मधारय समास, और महान वीर है जो, वो कौन है, हनुमान जी। तो यहाँ पर क्या, बहुब्रीहि समास। तो दोनों समास हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आपके पास महावीर शब्द आता है, आपको समास बताना है, तो प्रथम आपका प्रमुख जो समास होना चाहिए वो हनुमान जी वाला, अर्थात बहुब्रीहि समास होना चाहिए। जहाँ पर भी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम यदि आता है, उसका यदि विशेषण कोई आता है, तो वही समास हमारा क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे महावीर है, गजानन है, दशमुख है। इस तरीके से जितने भी हमने पिछली बहुब्रीहि में आपको पढ़ाया था, वो सभी किस में आते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो चलिए और एक दो उदाहरण देख लेते हैं। कमल नयन, कमल जैसे नयन कर्मधारय है, ठीक है, क्योंकि कमल क्या है, कमल क्या है, विशेषण है, और नयन क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, मतलब आँख। कमल जैसी आँख है जिसकी। और कमल जैसे नयनों वाला, अर्थात श्री कृष्ण, राम जी, तो इनके लिए कमल नयन कहा जाता है। तो ये प्रसिद्ध वाला है बहुब्रीहि, तो हम बहुब्रीहि पहले लिखेंगे, और यदि आपको दोनों बताने हैं तो कर्मधारय भी आप लिख सकते हैं। ऐसे महात्मा में भी है, महात्मा में महान है जो आत्मा कर्मधारय, और महान आत्मा है जिसकी बहुब्रीहि। तो इस तरीके से ये दोनों समास ही इन उदाहरणों में हो सकते हैं। इतनी ही अंतर हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम आए तो वह क्या होगा, बहुब्रीहि होगा, और यदि विशेषण शुरू में रहता है और विशेषण लास्ट में रहता है, तो वहाँ पर जो है आपका क्या होगा, कर्मधारय होगा। अर्थात कि कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पदों का जो आते हैं, दोनों पद एक ही शब्द में, उनका अर्थ नहीं होता है, अर्थ किसी तीसरे पे जाता है, अर्थात महत्व किसी तीसरे का होता है। जैसे हमने महावीर बोला, महान है जो वीर, तो दोनों अर्थ है महान और वीर, लेकिन इन दोनों का कोई महत्व यहाँ पर ज़्यादा महत्व नहीं, क्योंकि ये दोनों का महत्व किस पे जा रहा है, तीसरे ही पे जा रहा है। वो तीसरा कौन है, हनुमान जी। तो यही बहुब्रीहि की क्या होती है, खासियत और पहचान होती है। तो अब चलते हैं हम और आगे आपको बताएंगे बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर। जहाँ पहला पद दूसरे पद विशेष की विशेषता में संख्या बताता है, वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थात जहाँ पहला पद क्या करता है, दूसरे पद की विशेषता बताता है,
तो पहला सेम कर्मधारय की पहला क्या होगा, विशेष्य होगा, विशेषण होगा, और दूसरा विशेष्य होगा। तो इस तरीके से जहाँ संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वह बहुब्री होता है। हम ध्यान देंगे जहाँ पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, तो वो वहाँ जो है द्विगु समास होगा, और जहाँ जो है दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे तो वहाँ बहुब्री होगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे अनादि है, न आदि कर्मधारय समास है, जिसका आदि नहीं है, जिसकी स्टार्टिंग ही नहीं है, वो होता है अनादि। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ क्योंकि ये जो है न क्या है, विशेषण है, और आदि मतलब स्टार्टिंग, तो ये संज्ञा है। न आदि, जिसका आदि नहीं है वह क्या हो गया, कर्मधारय समास में हो गया। नहीं आदि है जिसका, अर्थात जिसका स्टार्टिंग ही नहीं है, अर्थ वही है, लेकिन यहाँ पर कौन होगा, बहुब्री। अनादि किसको कहते हैं, अनादि कहते हैं भगवान को, ईश्वर को, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्री ही हो जाएगा। किसी तीसरे ही पद की ओर इशारा कर रहा है तो वो बहुब्री समास होता है। अमर में भी देखेंगे, न मर कर्मधारय, सिंपल सी बात है, जो मरता नहीं वो अमर है। नहीं मरता है जो, अर्थात देवता, देवताओं को अमर कहते हैं, देवताओं का पर्यायवाची है अमर, तो इसलिए यहाँ पर देवता हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको द्विगु और बहुब्री की पहचान करनी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा जो बचा हुआ भेद है वो है द्वंद्व समास, पहला पांचवा, और छठा भेद जो बचा है वो अव्ययी भाव। द्वंद्व समास को शुरू करते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। हमने देखा कि तत्पुरुष में जो है उत्तर पद प्रधान था, और उसके बाद बहुब्री में हमने देखा, बहुब्री में जो है अन्य पद प्रधान है, कोई तीसरे ही ओर संकेत कर रहा है। वैसे ही द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, जो दो पद आएंगे, जो दो शब्द आएंगे वो दोनों ही मुख्य होंगे। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक शब्द क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जब हम जो है दोनों शब्दों को मिलाते हैं इसमें, तो बीच में जो शब्द होता है वह लोप हो जाता है, हट जाता है। भाई और बहन, जैसे उदाहरण भाई और बहन, लेकिन समास करेंगे तो भाई बहन होगा। हिंदी में बीच में डैश का प्रयोग इसके लिए करते हैं, द्वंद्व समास की पहचान के लिए। यहाँ दोनों पद समान है, समास करते समय मध्य स्थित और का लोप हो गया है। तो जब हमने समास किया, भाई और बहन समास करेंगे तो भाई बहन होगा। माता और पिता में समास करेंगे तो माता पिता होगा। बीच में आप योजक चिन्ह जरूर लगाएं, इसको हम डैश भी कह सकते हैं। तो चलिए उदाहरण में चलते हैं कि इसके कौन कौन से उदाहरण हैं जो प्रसिद्ध हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, बीच में डैश का मतलब एक पद का लोप हो रहा है, और का। तो जब समस्त करेंगे तो और को हटा देंगे जब समास करेंगे, जब विग्रह करेंगे तो हम और को जोड़ लेंगे। अमीर गरीब, अमीर और गरीब, आशा निराशा, आशा और निराशा, उल्टा और सीधा, ये देखिए। ऊंच नीच, ऊंच और नीच, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, घी शक्कर, घी और शक्कर, जन्म मरण, जन्म और मरण। तो यहाँ पर हम जो है सभी की जगह पे और का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कुछ फेमस उदाहरण है जो आ सकते हैं, इसलिए आपको बता भी रहे हैं। दाल रोटी, दाल और रोटी, देश विदेश, देश और विदेश, नर नारी, पाप पुण्य, भला बुरा, भाई बहन, भूख प्यास, माता पिता, यश अपयश, रात दिन, राम लक्ष्मण, रुपया पैसा, सुख दुख, स्त्री पुरुष, हानि लाभ। ये सभी में हम जो पढ़ रहे हैं ये सभी समस्त पद हैं और इनमें द्वंद्व समास है। आप जब इनका विग्रह करेंगे तो आपको बीच में इनमें सब में और लगाना है। तो यही जो है द्वंद्व समास की पहचान भी है। और जब हम समस्त पद करते हैं, जब हम समास करते हैं, जैसे राम और सीता हमारे पास आया, तो हम जब समास करेंगे तो राम सीता के बीच में डैश लगा देंगे और को हटा देंगे। चलिए, ये तो था आपका द्वंद्व समास। अब चलते हैं हम अंतिम समास की ओर, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास का पहला जो पद होता है, पहला शब्द, वो मेन होता है। इससे पूर्व हमने पढ़ा था द्वंद्व समास, उसके दोनों ही पद मुख्य होते हैं क्योंकि दोनों का ही महत्व होता है। यदि हम किसी
सेंटेंस में यूज करें, वाक्य में यूज करें माता और पिता, उसके जैसे हमने कहा उसके माता पिता आ रहे हैं, तो दोनों ही आ रहे हैं, इसलिए दोनों की ही प्रधानता है, ये ध्यान रखेंगे। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जैसे हमने कहा राम पुत्र आ रहा है, तो राम का पुत्र आ रहा है, राम नहीं आ रहा, राम का पुत्र, तो पुत्र मेन है, इसीलिए उसमें जो दूसरा पद है वो प्रधान है। और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। जैसे मैंने कहा महावीर आ रहा है, महावीर शब्दों का जो अर्थ है, न तो महा आ रहा है न वीर आ रहा है, कोई तीसरा ही आ रहा है, वो आ रहे हैं हनुमान जी। तो इस तरीके से इनका जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो इनका सही सही, हाँ, ये सारे हमें सही सही समझ में आते हैं। तो चलिए, इसमें जो है अव्ययीभाव समास में पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है, और जो पूरा जो समास होने के बाद भी जो शब्द बनता है वो भी अव्यय बन जाता है, अव्यय के जैसा काम करता है। जैसे प्रतिदिन, दिन यहाँ पर जो है क्या है, एक शब्द है, और प्रति यहाँ पर उपसर्ग मतलब अव्यय है, तो यहाँ पर प्रतिदिन बना, यहाँ प्रति अव्यय है और दिन समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है, तो प्रतिदिन हो गया। तो प्रतिदिन, प्रति आगे अव्यय है, सीधा सीधा आपको समझना है, जिसके आगे अव्यय है वो सारे अव्ययीभाव समास होंगे और उनका ही महत्व भी होगा। जैसे वह प्रतिदिन आता है, तो दिन का यहाँ महत्व नहीं है, प्रतिदिन अर्थात रोज, डेली, प्रति का मतलब होता है हमेशा, रोज आता है, तो यहाँ पर इसलिए इसका महत्व है प्रथम पद का। चलिए और उदाहरण आपको बता देते हैं। जो और उदाहरण है प्रसिद्ध, आजन्म, जन्म से लेकर के आ, इसमें क्या है, अव्यय है, आजीवन, जीवन पर्यंत या अथवा जीवन भर जब हम विग्रह करेंगे। आमरण, मरण तक। आ का मतलब देखिए, आ का मतलब जो है लेकर भी होता है और तक भी होता है, जन्म से लेकर भी आ का आ जो अव्यय होता है। आ समुद्र, समुद्र तक। गली गली, प्रत्येक गली, गली गली को जो हम विग्रह करेंगे तो प्रत्येक गली करेंगे। गांव गांव, प्रत्येक गांव। घर घर, प्रत्येक घर। दिनों दिन, दिन ही दिन में, दिनों दिन अर्थात दिनों ही दिनों में अथवा दिन ही दिन में। निडर, डर रहित, नी का मतलब रहित जहाँ पे आएगा, बिना डर के। और निसंदेह, निसंदेह संदेह रहित। और प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिदिन मतलब रोज, हर रोज। और उदाहरणों की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष। भरपेट, पेट भर के। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार मतलब बुद्धि के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में। साफ साफ, बिल्कुल साफ, साफ साफ अर्थात बिल्कुल साफ। और हर घड़ी मतलब हर घड़ी, हर वक्त अथवा घड़ी घड़ी। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इस तरीके से आपके ये सभी जो है अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। सबके आगे जो है अव्यय लगा हुआ है, जैसे यथा है, रातों रात, डबल जहाँ पे शब्द हो जाते, एक ही शब्द अगर रिपीट करें तो वहाँ पर भी आप समझे कि अव्ययीभाव समास है। जैसे रातों रात है, साफ साफ है, घर घर है, गांव गांव है, गली गली है। तो जब हम इनका विग्रह करते हैं तो उस समय इनका हमें प्रयोग देखा जाता है। जैसे विग्रह गांव गांव, हर गांव या प्रत्येक गांव। तो इस तरीके से ये आपका अव्ययीभाव समास हो गया। इसमें पहला पद जो है प्रमुख था। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको संधि और समास में थोड़ा अंतर बता देते हैं कि संधि और समास में अंतर क्या होता है। संधि और समास में मुख्य रूप से अंतर यह है कि संधि दो वर्णों में होती है, जबकि समास दो या दो से अधिक शब्दों में होता है। संधि और समास में अंतर है कि संधि दो वर्णों के बीच होती है, लेकिन जो समास होता है वो दो शब्दों के बीच होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच होता है। शब्द जुड़ते हैं, न कि वर्ण जुड़ते हैं। जैसे हमने राम और श्याम कहा, तो और को हटा देंगे तो राम और श्याम जुड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी वर्ण अक्षर आपस में नहीं जुड़ा है। लेकिन संधि में जो है अक्षर जुड़ते हैं। जैसे हम किसी एक संधि का उदाहरण ले लेंगे, जैसे हम लेंगे सूर्योदय। सूर्योदय में देखेंगे सूर्य प्लस उदय, तो य के साथ में सूर्य का जो य है उसके साथ उ जुड़ गया है। तो वर्णों के साथ जो है
वर्ण जुड़ जाते हैं, जैसे या के साथ में उ जुड़ने से ओ हो गया तो सूर्योदय बन गया। तो यहाँ पर जो है संधि में हमेशा वर्ण जुड़ते हैं और समास में हमेशा क्या जुड़ते हैं, शब्द जुड़ते हैं। संदिष्ट शब्दों को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं और समस्त पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। यहाँ पे भी ध्यान देंगे, संधि में जो स्थित शब्द है उनको हम विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद। और जो समस्त पद होते हैं जिनमें समास होता है, अगर उनको हमें अलग करना हो तो हम उनको विग्रह कहते हैं। संधि को अलग करने के लिए विच्छेद कहते हैं और समास को अलग करने के लिए विग्रह कहते हैं। ये भी अंतर है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, संधि और समास में अंतर, द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, इनसे रिलेटेड प्रश्न आते ही रहते हैं। कृपया इनको आप सभी नोट अवश्य कर लें। तो कुछ आपके पास कुछ प्रश्न भी है, देखिए इन प्रश्नों को भी आप कर लेंगे। समास किसे कहते हैं, संधि और समास का अंतर स्पष्ट करें, समास के कितने भेद हैं उदाहरण सहित लिखिए, बहुब्रीहि तथा कर्मधारय समास का अंतर स्पष्ट कीजिए, द्विगु और बहुब्रीहि समास का अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है उसको उदाहरण सहित आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।